मुझे भी ये सब प्रोसेस करने का वक्त चाहिए। भाई का यूँ मिलना कि वो दुनिया से जा चुका है, मुझे घर में ये खबर देनी है, फिर नूर। पता नहीं सब कैसे रिएक्ट करेंगे। और इन सब में भूल गई बात, इसे इस लम्हे याद आई कि वो अपनी मंगनी छोड़ के गया था। मैं जब तक कोई फ़ैसला ना कर लूँ, मैं नूर के मुतालिक सबको बेखबर रखना चाहता हूँ, और इस मामले में किसी दोस्त या रिलेटिव पर एतबार भी नहीं कर सकता। वो असल बात पर आया। तब तक अगर आप नूर को अपने पास रखें या इसके पास रहें तो मैं ताउम्र एहसानमंद और मकरूज़ रहूँगा। आप घर में कुछ दिन कहीं जाने का कह सकती हैं, मैं आप दोनों के रहने का इंतज़ाम कर दूँगा, या आपके पास कोई हल हो जिसमें नूर अकेली ना हो और घर वालों को इल्म भी ना हो। वो इस मामले में ख़ुद को इतना तन्हा महसूस कर रहा था कि एक अजनबी से मशवरा मांग रहा था। इसे बच्ची की फ़िक्र थी, लेकिन एक अजनबी की बात वो बस सुन रही थी। आंखें बंद करके एतबार करने का इसका कोई इरादा नहीं था। वो संजीदा और सच्चा महसूस तो हो रहा था, लेकिन इसने ज़िंदगी में ऐसे संजीदा और सच्चों पर भरोसा करके धोखे ही खाए थे। आपको जल्द इस मसले का परमानेंट हल सोचना होगा। नूर को तमाम उम्र किसी से छुपा के नहीं रखा जा सकता, किसी एक फैमिली से भी नहीं। इसने इकरार में सर हिलाया। नूर को मैं कुछ दिन अपने साथ रख सकती हूँ। बिलाखिर इसने कह दिया, आपकी फैमिली वो। मैंने किसी सवाल के बिना आपका यकीन कर लिया, तो आप भी मैं जो कह रही हूँ इस पर भरोसा रखें। ताबा का अंदाज स्पार्ट था। फेयर इनफ। इसने हाथ उठा के कहा, आपके पास पेन होगा? शहील ने पूछा। इसने पर्स से कलम निकाल के इसके सामने रख दिया। शहील ने टिश्यू पेपर खींचा, इस पर लिखने लगा। ये मेरे घर का एड्रेस है। कार्ड पर फ़ोन नंबर्स, ऑफिस का एड्रेस है। आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई काम हो तो आप मुझे कॉल करें। फिर भी ये सब अपने पास रखें। आपको तसल्ली के लिए कुछ और भी चाहिए तो बताएं। इसने टिश्यू पेपर पर कलम रख के इसके सामने खिसकाया। नहीं, इसने टिश्यू पेपर और कलम पर्स में रखा। मैं आप दोनों को घर ड्रॉप कर देता हूँ, आप बस 2 मिनट रुकें। वो उठा और इसके कुछ कहने से पहले तेज़ी से चलता एक्सीलेटर से नीचे उतर गया। अगर ये वापस ही नहीं आया तो? इसने घबरा के सोई नूर को देखा। और अगर मैं नूर को लेकर यहाँ से भाग जाऊँ तो? जब इस ख्याल पर जहन अटक गया, दिल मचल गया, तो इसने सर झटक के खुद को डांटा और वक्त देखा। अम्मी के आने से पहले मुझे घर पहुँच जाना चाहिए। वैसे वो सुबह कह के निकली थी कि दफ्तर के बाद मॉल जाएगी। वो सोई हुई नूर को देखते हुए जाने क्या सोच रही थी कि शहील के वापस आने पर चौंकी। इसके पास एक पहियों वाला सूटकेस था। इसमें नूर के कपड़े वगैरह हैं। इसने सूटकेस इसके करीब खड़ा किया और झुक के नूर को उठाया। चलें। वो इस रात घर से अपनी कार लेकर निकला था और यहाँ मॉल की पेड बेसमेंट पार्किंग में छोड़कर एयरपोर्ट पहुँचा था। वापसी में यहाँ आने के कई मकासद थे। कार लेना, लॉकर में चीज़ें रखना और आगे का लाया अमल तैयार करना। वो इसके पीछे सूटकेस घसीटती चल रही थी। अपनी गाड़ी के पास आके इसने गाड़ी अनलॉक की और एक हाथ से दरवाज़ा खोलकर नूर को पिछली सीट पर लिटाया। फिर इसके पास से सूटकेस लेकर डिग्गी में रखा। वो तब तक पिछली नशिस्त पर नूर का सर गोद में लिए बैठ गई थी। गाड़ी रास्ते पर आई तो इसने पता बताया और घर का फासला खामोशी से मुख्तसर होता गया। जब गाड़ी गली में दाखिल हुई तो इसे ख्याल आया कि गली के बाहर ही उतर जाना चाहिए था, लेकिन अब देर हो गई थी। लेफ़्ट में ब्लैक गेट के आगे रोक दें। ताबा की हदायत पर इसने गाड़ी रोक दी। इसी वक्त नूर भी आंखें मलती उठ बैठी। इसे देखकर शहील सीट बेल्ट निकाल के पीछे पलटा। नूर बेटा, आप कुछ दिन यहाँ आंटी के साथ रहें, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं आता रहूँगा। ठहर के सोच सोच के बोल रहा था। इसे नहीं इल्म था इस वक्त इससे कौन सी बात कहना मुनासिब था। नूर ने सर उठा के ताबा को देखा। वो नींद से जागी मुकम्मल हवास में लौटी नहीं थी। शहील ने अपना फ़ोन इसके आगे किया। आपका नंबर? ताबा ने फ़ोन लेकर महज नंबर टाइप करके देने के बजाय अपने नाम के साथ कॉन्टैक्ट्स में महफूज करके इसे लौटा दिया। थैंक यू। इसने स्क्रीन की रोशनी बुझा के फ़ोन जेब में रख लिया। ताबा नूर के साथ बाहर आई और शहील ने सूटकेस निकाल के उनके करीब रखा। मैं ताउम्र आपका ममनून रहूँगा अगर आपने मेरा इतबार किया और एक अजनबी की मदद के लिए राज़ी हुई। शहील की बात पर सर झुका के नूर के बालों पर हाथ फेरने लगी। इसका ये कदम इतना भी बेगर्ज नहीं था जितना वो समझ रहा था। इसने इसे नज़र हटा के झुक के नूर को मुखातिब किया। मुझे पता है आप आंटी को तंग नहीं करेंगी, मैं जल्द आऊँगा और आप जब चाहें मुझे फ़ोन कर सकती हैं। नूर ने सर हिलाया। वो सीधा हुआ। मैं चलता हूँ। वो पलटा ही था कि नूर ने इसका हाथ पकड़ लिया। पापा। शहील ने झट ताबा को देखा जो हैरत से मुंह खोले मशकूक सी से घूर रही थी। झूठ। वो बेख्तियार एक कदम पीछे हो गई।
इसे भी कुछ इल्म नहीं। राहिल ने फ़ोन बंद करके झुंझलाए अंदाज में सोफे पर उछाला। इसके सारे दोस्त लाइल्म थे। फैज़, मेरा दिल घबरा रहा है अब बहुत। नादरा ने करीब बैठे शौहर को देखा, तशवीश जिनके संजीदा चेहरे से हवीदा थी। अल्लाह पर भरोसा रखो, आ जाएगा वो। उन्होंने बीवी का हाथ थपथपा के तसल्ली दी। रानिया ने लंबा सांस भरा और उकता के सास ससुर को देखा। शहीद लापरवाह और गैर जिम्मेदार नहीं है। इसके पास इस तरह गायब होने की ज़रूर कोई अहम वजह होगी। हमेशा की रजाइयत पसंद भाई को राज दुलारा मानने वाली सोबिया ने कहा तो रानिया चुप नहीं रह सकी। सोनिया और इतने अहम मेहमानों को छोड़ के जाने वाली गैर जिम्मेदाराना हरकत की कोई भी वजह इस फंक्शन से अहम कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली भाभी। सोबिया ने भाभी की आंखों में देखा। वो इतना नादान नहीं कि समझ ना सके। इसी वक्त घबराया सा मुलाजिम दौड़ता हुआ आया। वो छोटे साहब आए हैं। जो बैठे थे सब अपनी जगह से खड़े हो गए। फैज़ुद्दीन सुबहानी और राहील आगे बढ़े ही थे। शहील अंदर आता दिखाई दिया। इसने कोट हाथ में पकड़ रखा था। इसका बिखरा हुलिया और इसी शब वाले कपड़े देखकर सब ठिठके थे। डैड, पहले मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता इसने बाप को मुखातिब किया। जो भी बात होगी सबके सामने यही होगी। राहील का लहजा गुस्सीला और अटल था। आखिर वो इनकी साली बीवी की चहीती बहन को छोड़ के गया था। रानिया शौहर के बाजू में जाके खड़ी हो गई। सबकी जवाब तलब निगाहें इस पर थीं। इसने बाप को देखा। उन्होंने सर और आंखों के इशारे से बड़े बेटे की तायद की। सबको इस कयामत से गुजरना था। इस सच से फरार मुमकिन न था और इस कयामत का सौरी से फूंकना था। वो सुस्त कदम उठाता माँ के पास आया और इनके शानों के गिर्द बाजू फैला के खड़ा हो गया। नादरा का दिल बंद होने लगा। वो ये बोझ उठाते थक गया था। वो कैसे कहेगा? सबका रद्द-ए-अमल क्या होगा? कैसे वो ये कबूल कर पाएंगे? वो ये सब इतनी बार तसव्वुर करने की कोशिश कर चुका था कि जहन अब जामिद था। इसने बिना किसी तमहीद के मुंह खोला। लास्ट वीक एक रोड एक्सीडेंट में शर्जील और तहरीम का इंतकाल हो गया है। कमरे में मौजूद हर जी नफ्स की हस्ती हिल गई। सबसे पहली और ऊंची आह सोबिया की थी। वो सामने लड़खड़ा रहे बाप को देख ही रहा था कि इसके बाजू में नादरा का वजूद ढीला हो गया। मम्मी, मम्मी। वो बेहोश हो गई थी। ढेरों शिकायतों और नाराज़गियों के बावजूद सबके लिए शर्जील की जुदाई और ख़ामोशी इसलिए काबिल बर्दाश्त थी कि वह दुनिया के किसी गोशे में अपनी मोहब्बत के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। आखिर में सबके लिए इसकी खुशी मुकद्दम थी, ख़ास तौर पर जब तहरीम के घर वालों का मिजाज और हरकतें खुलकर सबके सामने आ गई थी। लेकिन इस तरह अचानक इसके दुनिया से चले जाने की खबर इन सब के लिए बहुत बड़ा सदमा था। जुदाई सहरे दुखी दिलों के लिए जवां मर्गी को कबूल करना आसान नहीं था। नादरा को डॉक्टर देख कर गया था। सोबिया का रो रो के बुरा हाल था। फैज़ुद्दीन, राहील भी गाहे गाहे आंसू खुश कर रहे थे। वो सबके आंसू और सिसकियों के बीच उनके सवालों का जवाब देता रहा। कहाँ था शर्जील? फ़ोन किसने किया था? नंबर कहाँ से लिया? और भी बहुत कुछ। मुझे ले चलें मेरे बेटे के पास। नादरा की एक ही ज़िद थी। सब अपना गम पसे पुश डाले नादरा को संभालने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी हालत सबसे ख़राब थी। नादरा दवाइयों के ज़ेरे असर सो गई तो वो अपने कमरे में आया। पिछले चंद घंटों में इस पर क्या कुछ नहीं गुजर गया था। वो पलंग पर बैठ गया। इसे भाई का मातम करने की भी फुर्सत नहीं मिली थी। 4 साल वो इससे नाराज़ रहा था। वो मुख्तलिफ मिजाज के बावजूद एक जान दो कालिब की मिसाल थे। और शर्जील ने इससे इतनी अहम बात छुपाई थी। ये सच जानलेवा था। किसी के इश्क में मुब्तला हो के वो सबको छोड़ गया और वो बेखबर रहा था। ये सच इसे तोड़ गया था। लेकिन सच तो ये था कि इसका भाई इसे कभी भूला नहीं था। इसने ना सिर्फ हर कदम पर इसे याद रखा था, इससे कुछ नहीं छुपाया था। अपनी मता के लिए भी सिर्फ इस पर भरोसा किया था। दर्द से इसका दिल फटा जा रहा था, लेकिन वो किसी से बांट सकता था न सबकी तरह चीख चीख के रो सकता था। वो जितना जिम्मेदार, असूल और ज़वाबित का पाबंद था, शर्जील उतना ही लाउबाली, लापरवाह, गैर जिम्मेदार था। वो मनसूबा बंद तरीके से खूब सोच समझकर कदम उठाने वाला इंसान था, तो शर्जील हमेशा सब कुछ बिना सोचे समझे करने का आदी था। शर्जील एम्प्लेसियो और वो कैनेलिटिव मशहूर थे। इसे आर्किटेक्ट बनना था और शर्जील ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को चुना। तालीम के बाद वो बाप और भाई के साथ संजीदगी से काम करने लगा था। तब भी शर्जील अपनी यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी ही जी रहा था। सिनफ़े नाजुक से इसकी दोस्तियाँ बहुत थीं। वो मजाक में हमेशा इससे कहता था,
लड़की देखी नहीं, तेरा दिल फिसल जाता है, फिसलो साला। हर बार यूं हंसता जैसे पहली बार सुना हो, लेकिन इतनी दोस्तों के बावजूद इसके जिगर का टुकड़ा इसका भाई ही था। जब्त करते करते भी चेहरे पर हाथ रख के फोड़ फोड़ के रो दिया। उज़्मा स्कूल से घर आई तो वो हाल में थी। हैं, एक तरफ रखा सूट केस, इसके साथ बच्ची को देखकर उज़्मा का रद्द अमल बड़ा बेइख्तियारी था। आप सुकून से बैठें, मैं सब बताती हूँ। इसने उठते हुए जल्दी से कहा और इनका पर्स ले लिया। ये देख के मैं कैसे बैठ सकती हूँ, वो भी सुकून से। उन्होंने दोनों हाथ उठा के सूटकेस और नूर की सिमत इशारा किया। आप टीवी देखेंगी? इसने चिप्स खा रही नूर से पूछा। इसने सर हिलाया। ताबा ने टीवी पर इसकी पसंद पूछ के वही कार्टून लगा दिया और कमर पर हाथ रखे खड़ी माँ को खींच के बावर्ची खाने में आई। पहले पूरी बात सुन लें, दरमियान में टोके बिना। इन्हें कुर्सी पर बिठा के उनकी चादर दूसरी कुर्सी पर रखी और सामने बैठ गई। या अल्लाह, क्या बेवकूफ़ लड़की दी है मुझे। सारी रुदात सुनते ही उन्होंने सर पकड़ लिया। अरे वो अब अपनी शक्ल ही ना दिखाए तो। बेटी की नादानी पर बेबसी से अपने बाल नोचने की कसर रह गई थी। अम्मी, इसका फ़ोन नंबर है, ऑफिस और घर का एड्रेस है, ऐसे कैसे कोई? वो सब झूठ और फ्रॉड नहीं हो सकता। किसी जेब कतरे चोर उचक्के के लिए बाएं हाथ का खेल है। उन्होंने तेज़ी से इसकी बात काटी। मुझे धोखा देकर किसी को क्या हासिल होगा। वो कहना चाहती थी कि वो कहीं से भी चोर उचक्का जेब कतरा नहीं लग रहा था, मगर नहीं कह सकी। ये उन्होंने दरवाजे से दिखाई दे रही नूर की सिमत इशारा किया। क्या हासिल होगा? ये अपना दर्द सर तुम्हारे सर डाल गया है कोई? फिर तो अच्छा ही हुआ ना, वो कहीं भटकने को छोड़ देता। इससे बेहतर हमारे पास महफूज है। इसने गर्दन मोड़ के नूर को देखा। इसकी नज़रों की नरमी और हसरत देख के उज़्मा का दिल सुकड़ गया, लेकिन ये वक्त इसके आगे कमज़ोर पड़ने का नहीं था। अगर वही बच्ची कहीं से अगवा करके लाया हो तो तावान की रकम लेकर तुम्हारा पता बता के चलता बनेगा और सुबह पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर होगी। वो भी समझती थी कि उनकी बेटी इतनी भी नादान नहीं, लेकिन हाँ, दिल के हाथ तो मजबूर ज़रूर थी। अम्मी, इसने अपनी हंसी रोकी। अब आप बहुत दूर का सोच रही हैं। मुझे कुछ तो लोगों की पहचान है ना। एक पढ़ा लिखा, वेल मैनर्ड और आलीशान कार का मालिक बंदा किडनैपर तो नहीं हो सकता। धोखेबाज कोई भी हो सकता है। इसके लिए तालीम, पैसा, कार ना होने की शराइत नहीं होती, बल्कि वो पक्का फ्रॉडी होगा जो सब हासिल कर लिया। इन्हें बेटी की तरह अजनबी पर भरोसा नहीं था। फ़ोन लगाओ अभी से, मुझे बात करने दो इससे। वो कहते हुए खुद ही उठ के हाल से इसका फ़ोन ले आई। अम्मी, ताबा ने रसान से कहा, आप खुद सोचें। वो अपने गुमशुदा भाई की हादसाती मौत की खबर देने गया है घर। कुछ तो वक्त दें बेचारे को। मैं तुम्हारी तरह अहमक नहीं, किसी की भी दर्द भरी कहानी को सच मान दूँ। उन्होंने फ़ोन इसे थमाया। अभी लगाओ फ़ोन। इसने बड़ी शान से कहा था कि बिना सवाल किए वो भी इस पर एतबार करे। अब सामने वो माँ थी जिसने अपनी तसल्ली किए बिना नूर को घर में रखना ही नहीं था। मैं नहीं चाहती कल को बच्चा चोरी के इल्ज़ाम में तुम जेल जाओ। अब इसे भी मुतज़ब्ज़ब देख के उन्होंने डराया। कोई समझदार संजीदा इंसान किसी गैर पर भरोसा करके ऐसी अपनी भतीजी थमा नहीं देता जैसे इसने तुम्हारे साथ चलता किया। फ़ोन लगाओ। दाल में ज़रूर कुछ काला है। हर अरे गहरे की दुख भरी दास्तान पर भरोसा करने वाले पछताते हैं, और मैं हमारी ज़िंदगी में पछतावे नहीं चाहती। वो इससे अब बात किए बिना वहाँ से हटने वाली नहीं थी। ताबा ने डायल्ड नंबर्स में देख के इसे फ़ोन लगाया। अभी तक इसने नंबर महफूज नहीं किया था। इधर फ़ौरन एक कॉल कबूल कर ली गई। उज़्मा ने इशारे से स्पीकर ऑन करने को कहा। हेलो। शहील की फ़िक्रमंद सी आवाज़ पर बरकी फासला तय करके इधर पहुँच कर भी भीगी सी थी। ताबा ने शिकायती नज़र माँ पर डाली। सब ठीक तो है नूर? कोई परेशानी? जी, इधर सब ठीक है। इसे मुनासिब नहीं लगा कि इस कैफियत में उज़्मा इससे कड़े सवाल जवाब करें, लिहाजा वक्फ़ा लिए बिना बात जारी रखी। बस ये जानना था आपकी फ़ैमिली में सब, मतलब आपने इन्हें बता दिया? अपने लफ्ज़ों पर वो खुद हैरान थी। इधर एक गहरा सांस लेकर शहील ने आंखों पर आस्तीन रगड़ी। जी, सबका वही हाल है जो हो सकता है। मम्मा सबसे ज़्यादा। इसे अचानक ख्याल आया। जिस तरह मम्मा ज़िद कर रही हैं इन्हें भाई के पास, उनकी कब्र पर ले जाना होगा। हो सकता है मैं 1-2 दिन आ ना सकूं। उज़्मा ने लब भींचे। जी कोई बात नहीं। उज़्मा कुछ कहने जा रही थी कि इसने फ़ौरन मेज़ पर रखा उनका हाथ दबा के इन्हें रोका। आप नूर की फ़िक्र ना करें, इससे बात करनी हो तो कॉल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसने कॉल मुनक़ता कर दी कि मुबादा उज़्मा शुरू ही ना हो जाए। अम्मी,
मुकम्मल भरोसा ना करें, इतना तो मान लें वो किडनैपर ये चोर नहीं, धोखेबाज अब भी हो सकता है। वो उठ गई। और लोग ऐसे भी शक्की और कल्ब नहीं कि बेटी की आखिरी निशानी की जान के दर पे हो जाएं। सूद तो असल से ज़्यादा प्यारा होता है। जब तक मैं खुद इससे बात ना कर लूँ मशकूक ही रहेगा। खबरदार, अब इस मामले में मुझे अंधेरे में रख के तुमने कुछ किया तो। उन्होंने हाथ उठा के मखसूस उस्ताने वाले अंदाज में तंबीह की तो वो मुस्कुराती। अब उठो, चाय दो मुझे। दरवाजे के पार नूर पर एक नज़र डाल के मुँह हाथ धोने चली गई। चाय बनाते हुए इसका जहन शहील के घर के नामालूम अफराद को सोच रहा था। इसकी भीगी आवाज़ की चुगली ने सिफर एतबार की सूरत हाल बदल दी थी। उज़्मा चाय के साथ नूर से बातें करती रही। नाम क्या है, कौन सी जमात में हो, शहर का नाम क्या है, घर से यहाँ कैसे आई। वो कम उम्र बच्ची को अधूरा सा जवाब दे देती और कभी चुप रहती। अम्मी, इनकी तफ्तीश रोकने के लिए इसे मुदाखलत करनी पड़ी। मैं इसे नहला के चेंज करवाती हूँ, लंबे सफ़र से आई है। इसने नूर का हाथ थाम के उठाया। प्लेन का सफ़र लंबा नहीं होता। वो इसे इसकी नादानी और गलती का एहसास करवाना चाहती थी। सो कोई मौका नहीं गंवा रही थी। दिन ख़त्म हो गया अब तो। मैं नूर से शाम में मिली थी। जवाब में उन्होंने बस घूर के देखा। ताबा ने इसे नहलाने के बाद टी शर्ट और पजामा पहनाया। सूट केस में इसके कपड़े ही थे। घर में कोई खिलौना था न बच्चे की दिलचस्पी का दीगर सामान। ले देकर एक टीवी था। नूर जितना पूछा जाए इसका जवाब देकर चुप रहती थी। वो ख़ुद से बात करने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो खाने में इसकी पसंद पूछते हुए बालची खाने में आई। फिर इसकी फरमाइश पर रात के खाने में इसने तीनों के लिए पास्ता ही बनाया। मैं कल ऑफिस से छुट्टी कर लूँगी। खाने के बाद नूर को आइसक्रीम की प्याली थमा के वो भी इसके बाजू में बैठ गई। आमतौर पर यह वक्त अगले दिन की तैयारी का होता था और परसों उन्होंने अबरू ऊँचे करके जिताया। अम्मी, उनका मकसद समझ के इसने इल्तिजाइया सदा दी कि बख्श दें। तुम्हें अंदाज़ा है ताबी कि बिला सोचे समझे जज्बाती हो के तुमने कितनी बड़ी, चलो गलती ना मानो, जिम्मेदारी ही कितनी बड़ी ले ली है। खुदा न खास्ता वैसा कुछ ना हुआ जैसे तुम्हें कहा गया और हम किसी मुसीबत में फंस गए तो। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, आप कल शहील सुबहानी से बात कर लें। अगर आपकी तसल्ली नहीं हुई तो मैं वो करूँगी जो आप कहेंगे। इसने उदासी से नूर के सर पे हाथ फेरा और उज़्मा के गले में फंदा बनने लगा। बच्ची को नींद आ रही है, सुला दो इसे, मैं गेट और दरवाजे पर लॉक लगा दूँ। उन्होंने कहा और उठकर बाहर जाने लगी। वो इसकी आइसक्रीम ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। नींद आ रही है नूर, इसने खाली प्याली से देते हुए सर हिलाया। वो इसे लिए अपने कमरे में आ गई। लाइट ऑफ कर दूँ, इसने पूछा। नूर ने सर हिलाया। इसे लिटा के इसने बत्ती बुझा के कम रोशनी वाला बल्ब जलाया और इसके पास बैठ गई। आप भी। नूर ने एक तरफ सरकते हुए बिस्तर पर हाथ रख के इसे लेटने को कहा। ओह, इसे माँ बाप के साथ सोने की आदत होगी। वो इसके पास लेट गई। नूर मज़ीद करीब आई और इसका हाथ अपने पेट पे रख के आंख बंद कर ली। ताबा ने सांस रोक लिया। कुछ लम्हों बाद सांस के साथ आंख से आंसू भी आज़ाद हुआ था। जाने कितनी देर वो यूं ही रही। फिर धीरे से नूर को देखा जो सो गई थी। इसने आहिस्ता से इसकी सिमत करवट ली। शुक्र है इसे बाप के पास होने का एहसास तो है, इसने सोचा। जब नूर ने इसका हाथ थाम के पापा पुकारा तो पल भर में वो इससे आखिरी हद तक मुतनफ़र हो गई थी कि इतनी लंबी चौड़ी झूठी कहानी सुनाई इसे। इसका चेहरा पढ़ के भी वो फ़ौरन कुछ कह नहीं सका था। जब गोया हुआ तो इसकी आवाज़ भारी थी। शर्जील मेरा भाई, हम जुड़वा हैं, थे ट्विंस। अपने कमरे में उज़्मा लैपटॉप खोले शहील का बिज़नेस देख रही थी। इसे सोशल मीडिया पर ढूंढने के बाद इन्हें इतना तो यकीन हो गया था वो फर्जी ये झूठी शख्सियत नहीं है। 3 भाइयों और 2 बहनों में वो बचपन से सबसे ज़्यादा ज़हीन और मजबूत क़ुव्वत इरादी की मालिक थी। ये वजह थी या इनका सबसे छोटा होना कि वो अपने अब्बा की बेहद चहीती थी। शादी से पहले वो एक सरकारी स्कूल में मुलाजमत करती थी। शादी के चंद हफ्तों में इन्हें अंदाज़ा हो गया कि शौहर कामचोर लेकिन आरामदेह ज़िंदगी का दिलदादा है। कोई नौकरी टिक के 3 माह से ज़्यादा होती नहीं थी। फिर अगले 3 माह नौकरी की तलाश में निकल जाते। फिर अल्लाह अल्लाह करके नई जगह काम मिलता तो 1 महीना भी पाबंदी नहीं होती। बेशुमार छुट्टियाँ और बहाने बनते। जल्दी वो उम्मीद से हुई और बेटी की पैदाइश के बाद उन्होंने शौहर के राह रास्त पर आने और ज़िम्मेदारी का एहसास होने की उम्मीद में नौकरी छोड़ दी। इसके बाद शौहर ही नहीं सारा ससुराल अपने असल रंग दिखाने लगा। ससुराल में उनकी अहमियत पैसे की मरहून मिन्नत थी। बेटी की ज़रूरियात कहाँ से पूरी हो रही हैं, पूरी हो भी रही हैं या नहीं, इन्हें कोई सरोकार न था।
سب کی ایک ہی کوشش تھی، وہ دوبارہ نوکری کریں۔ ان کی ہر کوشش ناکام ہونے کے بعد وہ فیصلہ کر کے باپ کے گھر لوٹ آئیں۔ بیٹی کو خود ہی کما کے پالنے کے ساتھ ساتھ انہیں بیٹی کی پرورش اور ذہنیت کی بھی فکر تھی۔ میکے میں باپ ان کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ وقت نے ان کے فیصلے کو درست ثابت کیا کہ تاباں کے والد نے کبھی پلٹ کے خبر لی نہ اپنی زندگی سنواری۔ دوسری بیوی بھی کماؤ مل گئی تھی اور وہی روتے پیٹتے 3 بچوں کے ساتھ زندگی گاڑی گھسیٹ رہی تھی، اور وہ خود برسوں سے بے روزگار تھے۔ وہ مضبوط اور بااعتماد تھیں، پھر ہر قدم پر باپ کی حمایت اور محبت حاصل تھی۔ ان کے والد دور اندیش تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ان کے لیے الگ مکان تعمیر کروا دیا تھا۔ وقت نے انہیں زیادہ بااختیار اور معاشی طور پر مضبوط کیا تھا، اور وہ اسکول کی صدر مدرسہ تھیں۔ انہوں نے تاباں کو بھی اپنی طرح مضبوط اور بااعتماد بنایا تھا۔ وہ دنیا سے لڑ گئی تھیں لیکن قسمت سے نہیں لڑ سکیں۔ ان کے بڑے بھائی کے بیٹے نے اپنی پسند سے بڑی دھوم دھام سے تاباں سے شادی کی، مگر محبت نچھاور کرنے والا شوہر اپنے دعووں اور وعدوں پر کھرا نہیں اتر سکا۔ جب علم ہوا کہ تاباں کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس کے باوجود عظمیٰ کو توقع نہیں تھی کہ انجام اس قدر بدصورت ہوگا۔ ان کی بڑی بھابھی بانجھ کی نحوست اپنی بیٹیوں اور دوسری بہووں کے قریب بھی نہیں چاہتی تھیں۔ ان کے نزدیک اس کا ایک ہی حل تھا، اور وہ انہوں نے اسے طلاق کے ساتھ گھر بھجوا کے مکمل کر لیا۔ جب عظمیٰ نے زبان کھولی تو ان کی اب تک کی ساری خوبیاں یکایک خامیوں میں بدل گئیں۔ اب برسوں پہلے کی ان کی طلاق بھی تکبر، اکڑ، انا اور ان کے بدمزاجی کی دین تھی۔ عورت تنہا ہو اور پلٹ کے منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہو تو وہ بیشتر کو اچھی نہیں لگتی۔ تنہا عورت روتی دھوتی شکوے شکایت کرتی ہے، ان کی مہربانیاں گنوانے والی ہو تو ہی ہمدردی کی مستحق ہوتی ہے۔ عظمیٰ کا قصور یہی تھا کہ انہوں نے کسی کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے اور مایوسی اور دکھ بھرنے کی چھوٹ نہیں دی۔ وہ سب سے نبٹ کر اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر میں خوش تھیں، اور یہی اکثر سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ 2 متعلقہ عورتیں کیسے اور کیوں زندگی کو بھرپور انداز میں جی سکتی ہیں؟ ان کے دوست کم ہی تھے، لیکن جتنے بھی تھے وہ ان کے قدردان تھے اور اس پر شاکر تھیں۔ طلاق کا فیصلہ تاباں کا نہیں تھا، اس لیے اسے قبول کرنا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ اسے ایک ساتھ 2 صدمے ملے تھے۔ اولاد سے دائمی محرومی کا انکشاف ہی ایسا تھا کہ اسے محبت، سہارے اور یقین دہانی کی ضرورت تھی، لیکن محبت کا دعویٰ کر کے اسے بیاہ کر لے جانے والے زبیر نے سب سے پہلے ہاتھ چھڑا لیا تھا، اسے سنبھلنے کی مہلت بھی نہ دی تھی۔ جب عظمیٰ کی کوششوں سے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹی تو ایک نیا دراک منتظر تھا، اسے اچھوت بنا دیا گیا تھا۔ زبیر کی شادی اس کی خالہ زاد سے ہوئی، جس نے سال بھر کے اندر ہی ان سب کو اولاد نرینہ کی خوشی بھی دے دی تھی۔ یہ خوشی اس وقت تاباں کے لیے مشکل بنی جب پتہ چلا تھا کہ بچہ مکمل صحت مند نہیں ہے، اس میں کچھ دماغی کمزوریاں اور کمیاں تھیں۔ مومانی نے اس کا ذمہ دار تابا کو ٹھہرایا کہ اس کی بد دعا اور بری نظر ہے۔ اسے زبیر کی بیوی کی امید سے ہونے سے اس قدر جلن تھی کہ ان دونوں ماں بیٹی نے جادو، ٹونے اور تعویذوں کے سہارے اس بچے کو معذور کر دیا۔ ایسے شکوک اور الزام لگانے والے کی یقین کا جواب یا صفائی کبھی کارگر ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا عظمیٰ نے اس کی کوشش بھی نہیں کی۔ خاندان یا جان پہچان والوں کی تقاریب میں جب بھی وہ کسی بچے کو پچکارتی، گود میں لیتی یا بات کرنے کی کوشش کرتی، مائیں بچوں کو اس سے دور کر دیتی۔ پھر اس نے سنا کہ بچوں کو اس کی نظر لگ جاتی ہے، اس کا حسد بچوں کو بیمار کر دیتا ہے۔ وہ بچوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی۔ نئی شادی شدہ لڑکیاں یا جو امید سے ہوتی وہ اس سے کتراتی۔ عظمیٰ کس کس کو جواب دیتی، کس کس سے لڑتی، انہوں نے کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا۔ عظمیٰ نے اسے مصروف رکھنے کے لیے ملازمت کرنے کا مشورہ دیا، اور جلد ہی عظمیٰ کی کوششوں سے اسے پری پرائمری اسکول میں ملازمت مل گئی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ وہاں کوئی ماں اس کی سابقہ جٹھانی کی سہیلی نکل آئی، اور اس کی نحوست، جلن، بری نظر کے قصے ماؤں میں عام ہو گئے۔ پرائمری میں بیمار ہونے یا گر پڑنے والے بچے کے تار اس سے ملائے جانے لگے کہ وہ فلاں کو روک کے بات کر رہی تھی، کچھ دیر بعد اسے چوٹ لگ گئی۔ کل جس بچے کو ویری گڈ کہا تھا وہ زینے سے پھسل گیا۔ 4 دن پہلے جس بچے کا گال چھوا تھا اسے بخار آ گیا۔ اپنی رپورٹس دیکھ کے ایک بار اس کا دل ٹوٹا تھا، مگر یہ باتیں ہر دفعہ اسے مکمل توڑ دیتی تھی۔ اس کا اعتماد کہیں گم ہو گیا تھا، جانے قدرت کی عطا کردہ محرومی بڑی تھی یا دنیا کی زبردستی اس پر لاد دی گئی محرومی۔
عظمیٰ نے دوسری شادی کے لیے قائل کرنے کی بہت کوشش کی۔ اب اسے مردوں پر اعتماد نہیں رہا تھا۔ اسے ان سے ڈر لگتا تھا جنہوں نے ہر مقام پر سب سے پہلے اسے دامن چھڑایا تھا، چاہے وہ اس کا باپ تھا، شوہر یا سسر جو ماموں پہلے تھے، لیکن انہوں نے اس معاملے میں ایک لفظ اس کے لیے نہیں کہا تھا۔ عظمیٰ لاکھ اسے اپنے ابا کے قصے سناتی کہ آج وہ جس مقام پر ہے اسی مرد کی وجہ سے ہے، لیکن اس نے ایسا کوئی مرد اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا، تو سنی سنائی بات کہانی لگتی تھی۔ اب وہ ایک اخبار کے دفتر میں ملازمت کرتی تھی۔ نادرہ رکنے کو تیار نہیں تھی۔ فیض الدین سبحانی نے فوراً جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پاس بہت سوال تھے جن کے وہ بہت نپے تلے جواب دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ کبھی نہ کبھی ہو گئی، لہٰذا وہ وہاں شرجیل کے دوست کو سمجھا چکا تھا۔ وہ دونوں ہی تھے۔ بچے کہاں تھے، ہیں یا نہیں؟ جب نادرہ نے پوچھا تو خود کو تیار رکھنے کے باوجود گھبرا گیا۔ ایسا کچھ ہوتا تو اب تک شیل بتا چکا ہوتا۔ تم زیادہ سوچو مت۔ فیض الدین نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی، اور کسی کو نہیں۔ تاہم فیض الدین سبحانی نے سونیا کے گھر والوں کو خبر کر دی تھی وہ آ گیا ہے، اور اس رات کیوں تقریب چھوڑ کر گیا تھا۔ ویسے وہ سب جانتے تھے کہ رانیہ ان سے پہلے وہاں خبر پہنچا چکی تھی، لیکن ان کا خود کہنا بھی ضروری تھا۔ اس کے اس قدر محتاط ہونے کی وجہ بھی رانیہ ہی تھی۔ اس کے بھائیوں کی پسند نے ان سب کو مشکل میں ہی ڈالا تھا، وہ چاہے تحریم تھی یا رانیہ۔ وہ ان سب کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا کہ ادھر نور موجود تھے، لیکن انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فون بجا تو وہ چونکا، اسکرین پر تاباں دیکھ کے معذرت کرتا باہر نکل گیا۔ سوری، میں آپ کو بار بار کال کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ جی نور ٹھیک ہے۔ تابا کے نزدیک اس کی سب کا مطلب نور ہی تھا۔ دراصل امی آپ سے ملنا چاہ رہی ہیں، میری طرح انہیں آسانی سے یقین نہیں آتا۔ وہ اپنے تئیں محتاط ہو کے بول رہی تھی اور دوسری جانب بے ساختہ مسکرا دیا۔ آسانی سے یقین؟ وہ جانتا تھا اسے اس کی باتوں پر پورا اعتبار اب بھی نہیں تھا، لیکن نور کے لیے وہ واقعی فکر مند تھی۔ آپ 4 بجے تک گھر آ سکتے ہیں؟ شیل نے کلائی میں وقت دیکھا۔ بہت ممکن تھا ان کی فلائٹ اسی کے آس پاس ہوتی، لیکن اس کی امی کی تسلی بھی اہم تھی۔ اوکے، اس نے حامی بھر لی۔ اب اسے دونوں کام کسی بھی حال میں کرنے تھے۔ اوکے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد مزید کیا کہے، اس نے بھی اوکے کہہ کے فون بند کر دیا۔ نادرہ اور فیض الدین کے علاوہ وہ تینوں بہن بھائی بھونیشور جا رہے تھے۔ وہاں سے کچھ دوری پر چھوٹا سا شہر تھا جہاں شرجیل نے اپنی دنیا بسائی تھی۔ وہ شرجیل کے انتخاب اور دانش مندی پر حیران ہوا تھا کہ اس کی تلاش کرتے وقت کسی کو اڑیسہ کا خیال ہی نہیں آیا تھا کہ وہ وہاں بھی جا سکتا ہے۔ وہ اتنی دور تک اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے والا بندہ نہیں تھا۔ وہ بڑے سے بڑا فیصلہ پلک جھپکتے ہی کر لیتا تھا۔ اس نے گاڑی روکی تو گیٹ کے دوسری طرف بے قراری سے ٹہلتی تاباں اسے سب سے پہلے دکھائی تھی۔ وہ عادتاً اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کی جلد سے انگشت شہادت کا ناخن رگڑ رہی تھی۔ وہ باہر نکلا اور تابا نے گیٹ کھولا۔ السلام علیکم، امی آپ کا ویٹ کر رہی ہیں۔ جوابی سلامتی سننے بھی نہیں رکی۔ پہلے نور سے مل لوں؟ اس نے اجازت چاہی۔ جی جی۔ وہ آگے بڑھی، وہ اس کے پیچھے تھا۔ حال میں نور اور عظمیٰ موجود تھیں۔ اس نے سلام کیا، عظمیٰ نے جواب دیا اور نور دوڑ کے اس کے پیروں سے لپٹ گئی۔ پاپا، اس نے جھک کے اسے پیار کیا۔ آؤ نور، ہم آپ کے پاپا کے لیے کافی بناتے ہیں۔ اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عظمیٰ پہلے اسے تاکید کر چکی تھی کہ وہ ان دونوں کی ملاقات اور بات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ جاؤ بیٹا، شیل نے کہا اور تاباں کا ہاتھ تھامے اندر چلی گئی۔ عظمیٰ چپ چاپ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ آپ کی اجازت کے بنا نور کو یہاں چھوڑنے کے لیے دلی معذرت۔ وہ اس پروقار اور پر اعتماد خاتون سے مروب ہوتا ان کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے گویا ہوا۔ اس مدد اور تکلیف کا قرض میں کبھی نہیں اتار سکتا۔ ان کی خاموش اور آر پار ہوتی نگاہیں اب اس کا اعتماد ڈانوا ڈول کر رہی تھی۔ مس تابا نے آپ کو میری سچویشن تو بتائی ہوگی۔ اسے لگ رہا تھا انہوں نے منہ کھولا تو پہلا جملہ ہوگا ابھی نور کو اپنے ساتھ واپس لے جائیں۔ عورت کچھ معاملات میں جذباتی اور نرم دل ہوتی ہے۔ کچھ لمحوں بعد عظمیٰ کی آواز ابھری، لیکن آپ نے ایک اجنبی کو اپنے مرحوم بھائی کی آخری نشانی کیسے سونپ دی؟ وہ اپنی سنائی کہانی کی تصدیق ثبوت مانگے جانے کی توقع کر رہا تھا۔ اس سوال نے اسے صحیح معنوں میں ان کی زیرک نگاہی سے خوفزدہ کیا تھا۔ وجہ اس سوال کا جواب تھا، مجھ سے پہلے نور نے مس تابا کو چوز کر لیا تھا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ مس تابا سے میں اس وقت ملا جب نور ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہو چکی تھی اور
मिस्टर शहील सुबहानी। उज़मा सोफ़े से पुश्त दूर करते हुए आगे झुकी। अगर आप चाहते हैं नूर यहाँ रहे तो मुझे कायल करें कि आपको क्यों यकीन है वो यहाँ महफूज है। इसकी सदाकत जांचने का उनका तरीका आम नहीं था। वो नूर के लिए इसकी फ़िक्र, एहसास ज़िम्मेदारी जांच रही थी। शहील ने दरवाजे के इस पार बावर्ची खाने में देखा, फिर एक गहरा सांस लेकर उज़मा को इससे अदराक हो गया था कि सामने बैठी खातून को इधर उधर की बातों से बहलाया नहीं जा सकता। सच कहना ज़रूरी था। दानिस्ता वक्त लगा कि जब वो कॉफ़ी और कुकीज़ की ट्रे लिए हाल में आई तो इन दोनों को मामूल की बातें करता देखकर हैरत अंगेज़ मुसर्रत में घिर गई। इसकी अम्मी का आसानी से मान जाना तो मुमकिन ही नहीं था। इसने एक सत्ताईशी निगाह के साथ शहील को कॉफ़ी का मग थमाया जिसने एक मुश्किल काम कर दिखाया था। वो जाते हुए सब कुछ उज़मा से कह गया था कि वो भुवनेश्वर जा रहे हैं और ये कि वो वहाँ से आने के बाद अपने वालिदैन से नूर को मिलवाएगा। वो इसके जाने के बाद नूर को बाज़ार ले गई। इसके लिए कुछ खिलौने, किताबें, दीगर दिलचस्पी का सामान ख़रीदा। इसके स्लीपर्स, हेयर बैंड्स, क्लिप्स लेकर वापस घर पहुँची तो वो दोनों बहुत खुश थीं। उनका सफ़र रंजीदा, उदास और आंसुओं से भरा था। इसने अपनी सी कोशिश की कि वो कब्रिस्तान से ही लौट जाएं। ताहम नादरा को अपनी बेटी की 4 साला ज़िंदगी का अहवाल जानना था। उनके पास ढेरों सवाल थे। क्या वो माँ बाप का जिक्र करता था? घर को याद करता था? क्या वो वाकई खुश था, हंसता मुस्कुराता था? वो शर्जील के दोस्त और इसकी बीवी को पहले ही सब समझा चुका था, जो इसके पड़ोसी भी थे। इसने इनके अलावा और किसी से मिलाया नहीं था।